और उस हवाले से तरीन साहब के कुछ बयानात भी हैं, और कोशिशें भी हुई हैं काफी हद तक कि वो उनको ज्वाइन कर लें। उनका अच्छा भला बड़ा ग्रुप है केपी में, उसके साथ वो शमूलियत इख्तियार कर लें। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ मुज़ाकरात भी हुए, निगोसिएशन भी हुई, काफी हद तक जो है वो कोशिश की गई कि कोई कॉमन ग्राउंड मिल जाए। बहरहाल अब फिलहाल ये लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं हो पाए। तो अब अगर उन्होंने फिलहाल जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करना और पीटीआई में भी नहीं रहना, तो फिर उनके पास दो ही ऑप्शन है। या तो वो एक आजाद उम्मीदवार की तरह अपना को धड़ा बनाए और उसमें इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, या फिर वो अपनी को पार्टी रजिस्टर कराएं और उसकी छतरी तले वो अपनी जो सियासत है उनको आगे बढ़ाएं। क्योंकि केपी की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो एक बड़े हार्डकोर इलेक्टेबल हैं, तो जाहिर बात है अपना रोल देखते हैं कि जो जिस तरीके से ये पावर पॉलिटिक्स का रुख जा रहा है, उसमें अगर पावर पॉलिटिक्स ने पॉपुलर पॉलिटिक्स को पर हावी होना है, तो फिर परवेज खट्टक साहब जैसे पॉलिटिशियन जो कि पावर पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, वो अपना रोल देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता यूं है कि शायद बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल एलिमिनेशन वो इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि मेरे पास जो जितने ऑप्शन थे उनमें से बेस्ट ऑप्शन या लीस्ट बैड ऑप्शन ये है कि अपनी पार्टी बना के और उसके जरिए अपनी जो रेलेवेंस है या अपनी जो इंपॉर्टेंस है उसको लीवरेज किया जाए इस नई पॉलिटिकल डायनामिक्स में जो कि अनलीश हुए 9 मई के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। जी सोलंकी साहब, एनी क्वेश्चन यू हैव? आपके ख्याल में ये परवेज खट्टक जो साबिक वज़राए आला हैं, जिनकी एक लंबी लिस्ट है, जिनमें आफ्ताब शेरपाव भी शामिल है, उनसे मुख्तलिफ साबित होंगे? देखिए, परवेज खट्टक साहब की एडवांटेज क्या है कि वो एक अपने बाकायदा धड़े के साथ मिल सकते हैं। उनकी एडवांटेज ये है कि उन्होंने 4 साल जो है वो बतौर हैसियत चीफ मिनिस्टर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है, और उन्होंने ये भी देखा है कि वो खान साहब के हाथों में उस तरीके से नहीं खेले जिस तरीके से बहुत सारे और उनके लोग खेलते रहे। तो उन्होंने अपनी एक तरीके से अपनी एक पोजीशन तो बरकरार, उनका बड़ा अहम रोल है। लेकिन अब हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि ये जो नई डायनामिक्स हैं इनमें अब एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल आ गया है। whether we like it or not, एस्टैब्लिशमेंट का फुटप्रिंट बढ़ गया है, और ये जो अब जो आने वाले दिन है उसमें वो इस तरीके से कम नहीं होने जा रहा। उस रियलिटी को सामने रखते हुए परवेज खट्टक साहब, knowing what we know about his politics और उनका जो जिस तरीके से वो अपने एक ग्रुप को साथ लेके चलते हैं और उनके जो भी कनेक्शंस हैं एज एन इलेक्टेबल, मेरे ख्याल में उनकी जगह बनती है। अब वो कैसे बनती है, जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब की जमात की जगह बन रही है, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर मेरे ख्याल में परवेज खट्टक साहब की बनेगी, शायद एट अ स्मॉलर लेवल, बट द बेसिक फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पिछले 2-4 दिनों में देखा होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें सामने आ रही हैं, जो कोई बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत की आवाज़ें नहीं हैं। फिर आज जो अब हल्फ बर्दारी थी कराची मेयर की, मुर्तज़ा वहाब की, वहाँ पर पीपल्स पार्टी जी बिल्कुल बिल्कुल नारे भी लगाए उन्होंने, मेरे ख्याल में नारे भी लगाए वजीर आजम बिलावल। तो ये इत्तेहाद हुकूमत ख़त्म होने तक रहेगा या उससे पहले टूट जाएगा? और ये कि बिलावल के कितने चांसेस आपको नजर आते हैं वजीर आजम बनने के? सोलंकी साहब, मेरे ख्याल में ये इत्तेहाद हुकूमत खत्म होने से पहले तो शायद मेरे ख्याल में नहीं टूटेगा, क्योंकि वो जब इतने मुश्किल हालात में कर लिया तो अब तो बिल्कुल आखिरी स्ट्रेच है और कुछ ही दिन रह गए हैं। मेरे ख्याल में ये कुछ इख्तलाफात हैं और कुछ पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है क्योंकि इलेक्शन, अब गेम क्या है, अब गेम ये है कि अगला इलेक्शन और उसके बाद अगली हुकूमत, गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल में जो भी इस वक्त हो रहा है, जो बयानात आ रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, वो तमाम तर लिंक्ड है इन दो चीजों से, इलेक्शन और उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट।
राइट। और उसमें से जाहिर बात है जो 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 सबसे जो तेज दौड़ है वो है कि कौन बनेगा अगला वजीर आज़म। उसकी दौड़ शुरू हो गई है क्योंकि उसमें से इमरान खान साहब तो हो गए हैं बाहर। पहले तो सब गेम वो थी, अब खान साहब तो हो गए बाहर बाहर मतलब बारिंग सम मिरेकल खान साहब अब उम्मीदवार नहीं है अगले वजीर आज़म। तो अब गेम खुल गई। अब गेम खुल गई है तो अब हर शख्स जो भी उम्मीदवार जो भी समझता है कि मेरा मेरा कुछ चांस बनता है उसने अपनी पोस्चरिंग शुरू कर दी। और अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी अलग पोजीशन बनानी है, अपने वोटर को एक अलग सिग्नलिंग करनी है। और खान साहब के अगेंस्ट तो उन्होंने लड़के देख लिया, अब वो खान साहब गिर गए हैं। वो एक अलग बात है कि उनको गिराने में पीडीएम का कितना रोल था और एस्टेब्लिशमेंट का, वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन गिर गए बहरहाल खान। तो अब दौड़ इन्हीं की है। सो मेरे ख्याल में अब जो 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 द थिंग टू वॉच राइट नाउ और व्हाट इज द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर अस राइट नाउ इसके कौन समझता है कि जी मेरा चांस बन सकता है अगले वजीर आजम बनने का। क्योंकि देखें सीधी सी बात है, मोर और लेस यही कोलिशन ने वापस आना है जो भी लग रहा है। कुछ प्लस हो जाएगा, कुछ माइनस हो जाएगा, बट कोई रफली यही है। तो अब दौड़ वजीर आजम की है, वो अभी नहीं हमें पता कौन है, कौन लीड में होगा। जी तो उसमें उसमें आई थिंक बिलावल साहब का, जिस तरह सोलंकी साहब कह रहे थे, मेरे ख्याल में ही इज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सोलंकी साहब आपने चूंकि सवाल पूछा तो मैं भी एक कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। रावलपिंडी में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल तो देखा होगा आपने, उसके पास एक बिल्डिंग है, वहां पे ना एक पोस्टर लगा हुआ है वैकेंसीज का, वैकेंसी अनाउंसमेंट है। उन्होंने कहा न्यू लाडला इज बीइंग फाउंड आफ्टर अक्टूबर 2023। तो इसलिए अब आप समझ लें उसमें लोग अर्जियां डाल रहे हैं, दरखास्तें डाल रहे हैं, स्किल्स अपने पेश कर रहे हैं, मुझे देखिए ये आता है, मुझे वो आता है, मैं खारजा पॉलिसी चला सकता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं ब्रिज और मेट्रो बनवा सकता हूँ। तो इसलिए ये एक टफ रेस है। बिल्कुल आई एग्री विद फहद, अब यही एक चीज है। और बिलावल सर्टनली फ्रंट रनर है। उसकी वजह जो साइंस हैं अभी तक, जिस तरह से कराची के मेयर का इलेक्शन जो है इतना स्मूथली वो मिला है, वो एक बहुत बड़ा साइन है। माजी में हम ये देखते हैं कि जब इस तरह की छोटी छोटी निशानियां जो होती हैं उसमें अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी निशानियां छुपी होती हैं। जी सोलंकी साहब आप कुछ कह रहे जी थे। जी, मैं स्विच करूंगा कि फहद आपको नून लीग में वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन नजर आता है? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब? मैं सोच रहा था कि आप मेरे से मुश्किल सवाल कब पूछेंगे। आई वॉज ब्रेसिंग फॉर इट। देखिए मेरे ख्याल में शहबाज साहब के एडवांटेज क्या है? शहबाज साहब के एडवांटेज ये है कि ही इज ऑलरेडी देयर, उन्होंने 1 साल गुजारा है और जो मर्जी उनके बारे में कहा जाए, 2-3 चीजें हैं जो जो उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। एंड आई कैन से दैट आई कैन स्पीक विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दिस। पहली चीज मैं आपको बताऊं, ये जो पिछले 1 साल की जो कोलिशन चली है, अगर शहबाज साहब ना होते तो ये कोलिशन ना चलता। बहुत यानी बहुत ही मुश्किल हो जाता इस कोलिशन को इंटैक्ट रखने में, उसको चलाने में, उसको एक तरीके से इफेक्टिव रखने में, उसकी डिसीजन मेकिंग जो कि बहुत मुश्किल होती है कोलिशन में, उसको उसको कंसेंसस के साथ लेके चलने में शहबाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल में मरकजी रोल है, मरकजी किरदार है। ये बात थोड़ी सी अंडर अप्रिशिएटेड है, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी इस गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट से डीलिंग हुई है एज प्राइम मिनिस्टर, वो सारी अब या उनकी सबसे जो बल्क ऑफ दोस डीलिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने की। और मुश्किल तरीन टाइम गुजरा है, ये आप सोचे ना, मई 2000 अप्रैल 2022 से अगर आप देखें कि जो टर्बुलेंस हुई है, पहले वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, उसके बाद फिर वो खान साहब निकलते हैं, फिर वो बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला शुरू होता है, फिर नई चीफ के जो इश्यूज थे वो खड़े होते हैं, फिर नई चीफ की अपॉइंटमेंट होती है, फिर उसके बाद ये वो तमाम वो स्टेजेस हैं जहां पे इतनी ज्यादा टर्बुलेंस रही है, वो शहबाज साहब ने डील किया है डायरेक्टली।
एंड दैट मीन्स कि उनका जो एक कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज्यादा है एंड बोथ वेज है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उनकी उनकी एडवांटेज आती है। डिसएडवांटेज ऑब्वियसली ये बड़ा मुश्किल साल गुजरा है गवर्नमेंट के लिए, उसमें कुछ शक। जी फहद का कुछ इंटरनेट मेरे ख्याल से कुछ मसला हो रहा है तकनीकी। मैं सोलंकी साहब आपको अपनी इतलात बता सकता हूँ, और ये मैं तज्जिया भी है और कुछ मालूमात भी हैं। जहां तक तो इस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, तो उनके तो फेवरेट जो हैं नून लीग की अगर आप बात करते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। उनका एक ट्रस्ट लेवल बन गया है, उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप बन गया है, सिर्फ करंट आर्मी चीफ से नहीं बल्कि इदारे से। इदारा ये समझता है कि वो डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि उनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी के अंदर जो है इसके ऊपर कंसेंसस नहीं है कि अगला वजीर आजम भी शहबाज शरीफ साहब ही हों। और यही वजह है कि इस वक्त जो आपका सवाल है वो बड़ा मानी खेज है, क्योंकि एक तरफ ये तो हमें पता लग रहा है कि क्या, जो मैंने आपको जिस इमारत का जिक्र किया है वहां पे तो आपको पता है हमारे यहाँ नौकरियां कैसे दी जाती हैं। इश्तिहार भी छपता है, कागजात भी आते हैं, सीवीज भी जमा होती हैं, इंटरव्यू भी आगे पीछे रिग हो जाता है। तो हमें तो पता है कि उनका क्या रुझान है। लेकिन बात है बड़े मियाँ साहब की और मियाँ नवाज शरीफ की, जिनकी ये पॉलिटिकल कैपिटल जो 30 साल से ज्यादा उन्होंने किया था, और खुसूसन जो ये वोट के इज्जत दो वगैरह, और जो जो उन्होंने काम वाम किया और जो बयानियां बनाया, उसको जो नुकसान पहुंचा है, वो उसके बारे में परेशान भी हैं और फिक्रमंद भी हैं कि लॉन्ग टर्म में नून लीग जो है उसका क्या। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो डिलीवरी करते हैं, जैसे वो ना बना के रखते हैं, कोलिशन चला रहे हैं, फौज को भी वो पूरा करते हैं, बाकी भी काम ताबेदारी भी करते हैं। लेकिन वो क्या एक पॉपुलर कैरिज्मेटिक लीडर हैं, ये मसला है। और ये इस वक्त एक जिसे कहना चाहिए टेंशन है माहौल में। और मैं समझता हूं कि ये ही आने वाले दिनों में ये फैसला करना होगा अगर ये जा रहे हैं। और इसी वजह से मैंने आपको पहले अर्ज किया कि बिलावल फ्रंट रनर है, क्योंकि नून लीग के अंदर जो इस वक्त कशमकश या यूं समझिए मुतजाद आरा हैं, उसका फायदा भी जरदारी साहब भी जानते हैं कि जरदारी साहब जानते हैं कि यहाँ पे ये मामला है। तो अच्छा है, इस पूरी टेंशन में पीटीआई के साथ भी फड्डा एस्टेब्लिशमेंट का नून लीग के अंदर इस वक्त ये मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो वो समझते हैं कि भाई उनके पास एक मुकम्मल यंग यूथ का कैंडिडेट मौजूद है जिसको कि वो लॉन्च कर सकते हैं। अब वो कर पाते हैं या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। ये मेरा नाकिस तज्जिया। मैंने कहा मैं आप तुम फहद का चूंकि टेक्निकल इशू है कनेक्शन का, आई थिंक उनकी कोई इंटरनेट ही गायब हो गया है। बहरहाल आज ये चौधरी शुजात और परवेज इलाही का आखिरी टॉपिक है हमारा, इसको भी कवर कर लेते हैं। सोलंकी साहब, आप क्या समझते हैं कि परवेज इलाही जो है वो पीटीआई छोड़ के वापस आ जाएंगे काफ में? ये मुझे बता रहे थे अली वारसी के मुनिस इलाही के ऊपर, अब ये खबरें ही हैं इस तरह की चलती हैं कि मुनिस इलाही को नहीं लेंगे वो, और उनका और जो है परवेज इलाही इज वेलकम। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बाप को ले लेंगे और बेटे को नहीं लेंगे? तो ये तो अजीब अजीब ही बात है। तो मुझे आप क्या बताएं? मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मेरी जो गट फीलिंग है वो यही है कि परवेज इलाही साहब जो है उनकी फिर निजात इसी में है कि वो बाकी जो वक्त है उनकी जिंदगी का वो अल्लाह अल्लाह करें और सियासत से तौबा तायब हो जाएं, और मुनिस अपना इनकलाब चाहे स्पेन से करे या लाहौर से करे, ये उसको अख्तियार दे दिया जाए। क्योंकि बूढ़ा बाप जो है कब तक ये मुश्किलात बर्दाश्त करेगा। और जो जिस रास्ते का और दोस्ती का इंतखाब मुनिस ने किया है, और वो भी इमरान खान के साथ पूरी इस्तकामत के साथ स्पेन से खड़ा है, पाकिस्तान से नहीं। तो ये मामला जो है ये चलने वाला नहीं है। आज तो उन्होंने दे दी हैं उनको सहूलियात, गालिबन शुजात साहब ने और उनकी फैमिली ने दबाव डाल के वो सहूलियात हासिल कर ली हैं, लेकिन ये बरकरार नहीं रह सकती अगर परवेज इलाही कोई फैसला नहीं करे। मुश्किल होगा परवेज इलाही के लिए कि वो अब शुजात के साथ या नवाज लीग के हक में कोई फैसला करे। ये इस उम्र में
शायद ये इस रस्सी का बल जो है वो जाना मुश्किल है। तो मुझे मुमकिन हल इसका यही नजर आता है जो मैंने आपको बताया। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा है। और मैं आज ये हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से ये मैं बात जरूर करना चाहता हूँ कि आज उनकी जो अहलिया हैं परवेज इलाही साहब की, उन्होंने उनकी वीडियो मैंने देखी और उसमें वो कहा जा रहा है कि उनको वकील का एक्सेस नहीं दिया जा रहा। C क्लास जेल से B क्लास हुआ है और ये कि उनको वकील और उनकी फैमिली को, ये गलत बात है। परवेज इलाही ने अच्छे सियासतदान हैं, बुरे हैं, अवाम फैसला करेगी। अगर उन्होंने कोई गलती की है, कोई करप्शन की है, वो अदालतें फैसला करेंगी। लेकिन पाकिस्तान के हर शहरी, वो जेल में हो, मुलजिम हो, उसका ये हक है कि उसको वकील मिले, उसका ये हक है कि उसकी फैमिली का एक्सेस मिले। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत हो रहा है इस वक्त। इसको हम नहीं सपोर्ट कर सकते और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल ये रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत जो है वो इससे मुतासिर होगी। मैंने कहा ये मैं ऐड कर दूं ये बात, चूंकि ये आज जिक्र चल रहा था इंटरनेट पर। तो बहरहाल सोलंकी साहब, थैंक यू। फहद का भी शुक्रिया। आई थिंक उनका इंटरनेट का मसला हो गया है। बहरहाल हम उनको दोबारा भी जहमत देंगे। हमारे तमाम मौज़ूआत नाज़रीन कवर हुए हैं। आपके कोई सवालात हों, कोई कमेंट्स हों, आप जरूर नीचे दीजिए और ये वीडियो शेयर भी करें अगर आपको पसंद आए, और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन और व्यूज से ही हम अपना ये काम चलाते हैं। इसके साथ ही खुदा हाफिज।